हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हमने आपको कहा था लास्ट वीडियो में, जब हम एनसीईआरटी का अपना 15वां लेसन हमारा जो चल रहा था, 15वां पाठ पंचदश पाठ जिसका नाम था लालन गीत, वो समाप्त हुआ था और उसमें हमने कहा था कि हम आपकी व्याकरण शुरू करवाने वाले हैं। तो आज से होने वाली है हमारी व्याकरण शुरू। किसकी? संस्कृत की, कक्षा 7 की। अच्छा, कक्षा 7 संस्कृत में हम जो आपको व्याकरण सिखाएंगे उसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है वर्ण। वर्ण क्या होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और क्या इनके प्रकार होते हैं, क्या इनके उच्चारण स्थान होते हैं, ये सब चीजें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ लिखा है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार का मतलब है हम देखेंगे कि जो हम भाषा, अगर हम वर्ण की बात करें तो पहले हमें भाषा, हम चलते हैं भाषा को बताते हैं, क्योंकि ये जो वर्ण है उनका प्रयोग कहाँ होता है, हमारी भाषा में होता है। जैसे कि अभी हम जो बोल रहे हैं आपको, उसमें आपको दिख रहा होगा कि कोई ना कोई अक्षर को जोड़कर हम शब्द बना रहे हैं, शब्द को हम वाक्य बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भाषा का मतलब क्या हुआ, हमारे मन में जो भाव हैं उनको प्रकट करने के लिए हमने जिस चीज का सहारा लिया वो भाषा हो गई। ठीक है, अब यही लिखित मौखिक भी होती है, सांकेतिक भी होती है। कभी कभी हम इशारों से भी कोई बातें करते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है। हाँ, अब के जैसे कहा किसी ने आपको पानी चाहिए और हमने सिर्फ सिर हिला दिया, वो सांकेतिक भाषा हो गई। कुछ चीज चाहिए और हमें बोलना था लेकिन हमने बोला नहीं, हमने सिर्फ ऐसे सिर हिला दिया और हम समझ जाएंगे कि ये हाँ में बात कर रहे हैं, अर्थात ये सांकेतिक भाषा हो गई। लिखित मौखिक क्या होती है? लिखित यानी किसी चीज को हम लिख कर बताएं, और मौखिक होती है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, जो देखो बोलते जा रहे हैं, मुख से बोले जाने वाली भाषा मौखिक हो गई। अच्छा, इन सब को प्रकट करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? हमें पड़ती है वर्णों की जरूरत। वर्ण क्या होते हैं उनको पढ़ते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ण, अब सिंपल भाषा में कहें, वर्ण ना पढ़ के आपने अक्षर जरूर पढ़ा होगा, जिसको इंग्लिश में लेटर कह देते हैं, हिंदी में हम अक्षर कह देते हैं, और वही हमारा संस्कृत का शुद्ध रूप, उसी को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अक्षर क्या हुआ? अक्षर। अब अक्षर कौन से होते हैं? कहेंगे हमने हिंदी की वर्णमाला में तो आपने अक्षर पढ़े ही होंगे, जैसे कि अ से लेके ज्ञ तक। छोटे अ से हम अह तक पढ़ते हैं, पहले हम स्वर पढ़ते हैं, छोटा आ से लेके आहा तक पढ़ लेते हैं, फिर का से लेके ज्ञ तक पढ़ते हैं। तो भाई अक्षर तो हमारे जाने पहचाने हैं ही, क्योंकि हम अभी हिंदी में तो चलिए, संस्कृत तो अभी 6th क्लास से आई, लेकिन हिंदी में तो हम पढ़ते हुए आ रहे थे ना, का में ए की मात्रा, का में ओ की मात्रा, मात्राएं लगाना सीखी, जिससे कि हम हिंदी पढ़ना सीखे। लेकिन अब हम संस्कृत में आपको उन्हीं वर्णों को पहले हम बताएंगे कि भाई ये क्या, कहाँ से आए हैं, कितने इसके प्रकार हैं, इस चीज को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ण को समझते हैं कि वर्ण क्या है, कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हमने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमने क्या कहा, एक हमने वाक्य बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके लिए हमने ये लिखा तुम, बोलने के लिए हमने मौखिक में बोल दिया तुम कहाँ जा रहे हो, और लिखने के लिए लिखित में वही, हमने बोलना नहीं था, सिर्फ हमें लिख के बताना, तो हमने क्या दिया, तुम कहाँ जा रहे हो। अब हमने ये जब कह दिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाक्य को बनाने के लिए हमें कितने शब्दों की जरूरत पड़ी। कहेंगे ये हमें 5 शब्दों की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4 5। अब ये 5 शब्द जो बने वो किससे बने? वो कहेंगे त में हमारे पास ऊ की मात्रा मिली, फिर इसमें माँ भी हमने जोड़ दिया, तब हमारे पास क्या बना, ये तुम बना। ता में छोटी ऊ की मात्रा जुड़ी और फिर उसके बाद माँ आया, यानी तुम शब्द को बनाने के लिए हमें 3 अक्षरों का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कि ये जो स्वर जब बीच में आता है तो बीच में स्वर अपने मूल रूप में कभी नहीं लिखता है, वो अपनी मात्रा को आगे वाले को भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ में अपनी मात्रा के साथ में चलूंगा। तो इस तरह से ता में ऊ जुड़ा तो तू हो गया और माँ हो गया, अर्थात देखा कि आपको तुम एक शब्द बनाने के लिए 3 वर्णों की जरूरत पड़ी, 3 अक्षरों की जरूरत पड़ी। त भी हुआ, उ भी हुआ और म हुआ। क में भी हमने देखा क होगा, हा होगा, आ होगी, बढ़िया की मात्रा लगी है तो आ भी जुड़ा है, उसमें चंद्र बिंदु भी जुड़ी हुई है।
तो भाई वो कहाँ हो गया। फिर जा में भी हमने ज देखा, ज में आ भी जुड़ा हुआ है तब वो जा बन रहा है। फिर र देखा, ह में एक ही मात्रा लगी है, फिर ह के साथ में ओ जुड़ा हुआ है। तो देखा एक वाक्य को बनाने के लिए पहले हमने देखे कि शब्दों की जरूरत होती है और शब्दों को भी बनाने के लिए वर्णों की जरूरत होती है। तो देखा भाषा में हमने केवल एक वाक्य बोला, एक वाक्य को बोला तो उसके लिए हमें सबसे मूलभूत जरूरत क्या होती है, कहते हैं वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। अक्षर से ही शब्द बनते हैं, शब्दों को ही मिलाकर ही वाक्य बनते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बोलते जा रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे हम वर्ण को पहले समझ रहे हैं कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे छोटी यूनिट। यूनिट का मतलब जिस एक उस सबसे छोटी चीज से मिलकर हमारी आगे की बड़ी चीजें बनेंगी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे मूल और ये भी कहेंगे सबसे मुख्य, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारी ना तो भाषा बनने के लिए हमारे वाक्य बनाने पड़ेंगे, शब्द बनाने पड़ेंगे, तो वो बनेंगे नहीं अगर वर्ण ना हो तो यहाँ पर हमने कहा कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पे इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कैसे, जैसे ये क है। अब हमने, आप कहेंगे मैम आपने ये का क्यों लिखा है, अभी आप इतना समझ लीजिएगा कि ये जो आधा क है इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, ये अ है इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। कहते हैं अब इसका, जैसे तुमको तो हमने तोड़ लिया, तुमको कैसे तोड़ा कि त को हटा दिया, ऊ को हटा दिया, माँ को हटा दिया। भाई एक शब्द को तो हमने अक्षरों में तोड़ दिया, लेकिन अब कहें कि इन अक्षरों को तोड़ा जा सकता है क्या, ता को तोड़ा जा सकता है, तो ता को नहीं तोड़ रहे हैं। ऊ को नहीं तोड़ा जा सकता है, ऊ और किसी चीजों से नहीं मिलकर बना है, माँ और किन्हीं दूसरी चीजों से मिलकर नहीं बना है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो ये ही वर्ण हमारे कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे वर्ण हो गए। अब वर्ण के बाद अब हम बताने वाले हैं भाई कि वर्ण के प्रकार कैसे होते हैं। माँ में भी आ लगा हुआ है तब ये माँ पूरा हुआ है। ठीक है, मतलब एक ये तुम के लिए हमें 4 वर्णों की जरूरत पड़ी है, इसके हम आपको टुकड़े करके बताए हैं। अब जैसे क्या लिखा है, अ, क, ट, त, प। अब ये देखें तो इनको हम क्या इस का को किसी चीज में तोड़ सकते हैं, आधा है ये। अभी बताएंगे कि ये आधा क्यों बता रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी, ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। का को आप किसी चीज में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। का किसी और चीज से बना है, नहीं, ये स्वयं अपना स्वयं का रूप लेके प्रकट हुआ है। यहाँ पे ट तू टूट सकता है, नहीं टूट सकता है। त टूट सकता है, नहीं। प टूट सकता है, नहीं। तो संस्कृत इदानीम कितने कहेंगे, 48 वर्णानाम प्रयोगा भवति, यानी संस्कृत में इस प्रकार से 48 वर्ण प्रयोग होते हैं। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ता संति, ते यानी वे मुख्यतया मुख्य रूप से भागत्रयेण 3 भागों के द्वारा विभक्ता संति विभक्त है। वे मुख्यतः कैसे हैं, 3 भागों के द्वारा विभाजित हैं। 3 भागों में विभाजित मुख्य पूरी तरह से नहीं बोल रहे हैं, मुख्यतः 3 विभागों में है। तो एक पहला हुआ स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो अभी हम पहले आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाएंगे, बाद में हम आपको अयोगवाह भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले हमने मुख्य रूप से तोड़ा वर्ण को, तो एक स्वर और व्यंजन में विभाजित हुआ। और इसी का एक और प्रकार हमारा जो बन जाता है वो होता है अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या होते हैं, मूल तो 2 तरह से तोड़ लेते हैं हम। मूलतः वर्णों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन अब अयोगवाह भी उसका एक प्रकार होता है जिसको कि हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके पहले कि हम आगे बढ़ें और स्वर को समझें और व्यंजन को समझें, तो एक जब हमने बताया कि ये वर्ण हमारे 2 प्रकार के हो गए, लेकिन अब जब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हमारे जो वर्ण आए हैं हमारे सामने, जैसे ये अ निकला, क निकला, ट निकला, त निकला, प निकला, ये हमारे, अब हम देखेंगे जो इतने सारे 48 जो वर्ण निकले हुए हैं ये आए कहाँ से हैं, थोड़ा सा हमें इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको बताएं कि पहले, क्योंकि संस्कृत हमारी नहीं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, और इसके जो अक्षर हैं वो आए कहाँ से, अब से सबसे प्राचीन है। क्योंकि यहाँ अगर हम देखा जाए वेदों की तो बात छोड़ दीजिए, हमारी वाल्मीकि कृत रामायण है वो भी हमारी कम से कम 10-15 हजार साल पुरानी है।
ठीक है, और वो संस्कृत में लिखी गई है, अर्थात संस्कृत कितनी प्राचीन है ये इससे अंदाजा हमें लगाया जा सकता है। तो जब ये लिखी गई संस्कृत, जब भाषा बनी, तो ये भाषा के लिए जो वर्ण थे वो कहाँ से आए? अच्छा देखिए, भाषा तो क्या होती है, हमारी बोलचाल की होती है, भले ही हमें वर्ण पता हो या ना हो, लेकिन हम अपने भावों को तो किसी ना किसी के द्वारा दर्शाते ही हैं। और संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, देवों की वाणी कहा जाता है, यानी देवों की ये भाषा रही है। इसके बाद सामान्य लोगों की भी भाषा रही है, ऐसा नहीं है कि सामान्य भाषा नहीं थी, बिल्कुल बोलचाल की भाषा भी हमारी संस्कृत ही थी। अच्छा, तो ये संस्कृत जब बनी तो इसके वर्ण कहाँ से आए, अक्षर कहाँ से आए? तो उसके लिए बताया जाता है कि महर्षि पाणिनि। अच्छा, महर्षि पाणिनि तो कौन थे? संस्कृत की व्याकरण की रचना करने वाले पहले हमारे महर्षि आचार्य थे, जो सबसे पहले जिन्होंने संस्कृत व्याकरण बनाई। अच्छा, संस्कृत व्याकरण जब वो बना रहे थे तब उन्होंने पहले देखा कि जो हमारे वेद थे, वेद और पुराण थे, पहले किस प्रकार से थे कि पहले सिर्फ जो गुरु होते थे वो किन्हीं जने वेदों के मंत्रों को बताते थे, यानी वेदों की जब शिक्षा दी जाती थी तो गुरु उनको बच्चों को सिखाते थे और वो सुनकर ही ग्रहण कर लेते थे। लिपिबद्ध कहीं नहीं थे, लिखे नहीं थे, ठीक है, लिखे कहीं नहीं थे। केवल गुरु क्या थे, मौखिक रूप से अपने मुख से अपने शिष्यों को बताते थे और शिष्य उसको सुन लेते थे। लेकिन कालांतर में ऐसी एक आवश्यकता लगी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई वो तो अभी तो देखिए गुरु और शिष्य बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे कि गुरु ने बताया और शिष्य ने सुन लिया और फिर उन्होंने अपने शिष्य को बताया। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। लेकिन अब इस चीज की आवश्यकता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुरु ने सिखाया और हो सकता है शिष्य के मन से पूरी चीज ना आके, जैसे 10 वाक्य में से एकाध अगर छूट गया या कुछ उसमें से शब्द ध्यान से निकल गया तो वो चीज कम हो जाएगी कि नहीं होगी, और वो कम हुई तो फिर आगे वाले के पास भी कम पहुंचेगी। वो हो सकता है उसको थोड़ा सा कम हो जाए, तो इस तरह से वो चीज कम हो जाती, क्षीण हो जाती। तो सोचा कि इन चीजों को लिपिबद्ध कैसे किया जाए। तो करने के लिए भाई भाषा की जरूरत। भाषा किससे बनेगी? वर्णों से। अब वर्ण कहाँ से आए? वर्ण कहाँ से आए? तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने हमारे भगवान जो शिव हैं, शिव शंकर हैं, उनकी आराधना की। जब उनकी आराधना की तब उन्होंने प्रसन्न होकर जब नृत्य किया, और नृत्य के समय उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। 14 बार जब बजाया तो उसमें से जो ध्वनियां निकली, 1 2 3 4 ऐसे करके 14 बार जो ध्वनियां निकली, उन्होंने उन महर्षि ने उन ध्वनियों को ऐसे एक एक क्रम में विभाजित कर दिया कि पहली ध्वनि से ये निकले, दूसरी से ये निकले, तीसरे से ये निकले। इस प्रकार से उन्होंने विभाजित किया और वो ही 14 ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। कहते हैं माहेश्वर सूत्र के जो 14 सूत्र होते हैं उनके अंदर हमारे सारे स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन जो निकले हैं, जो वर्ण निकले हैं, उनकी उत्पत्ति उन 14 सूत्रों से ही हुई है। ये हमें पता होना चाहिए। आगे हमने 9th 10th क्लास में माहेश्वर सूत्र के बारे में, वर्ण के बारे में बताया है। 6th क्लास में भी हमने उसको बताया है, और अभी भी हमने इसीलिए आप लोगों को बताया कि माहेश्वर सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो अब माहेश्वर सूत्र को देख लेते हैं, क्योंकि वर्ण जब पढ़ रहे हैं तो माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ा तो वर्ण की जानकारी आपकी अधूरी। तो देखिए, यहां से लेके अ से लेके ला तक, ये हमारे यहाँ देखेंगे आपकी वर्णमाला के सारे अक्षर हैं। अ ई उ ण, री री क, आई ए ओ इंग, आई औ च, फिर ह य व र ट, फिर ल ण, य म न ण न, म झ भय, घड धश, कहते हैं जब गड दश, फिर कहेंगे ख फ छ ठ थ, फिर च ट त व, क प य, श स श श स र और हल। अब इन ध्वनियों में भी हम आपको बताएं कि देखिए पहले के 4 सूत्र देखिए तो उसमें आपको स्वर मिल जाएंगे, और बाकी 5 से लेके 14वें सूत्र तक आपको सारे व्यंजन मिल जाएंगे। सिर्फ करना क्या है, हमें जो अंतिम वर्ण है उसको बस हटा देना है। उसको आप हटाएं तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, फिर ये जो अंतिम वर्ण आप हटा देते हैं तो इसके बाद आपको मिल जाएंगे सारे कौन से,
पहले हम इनको अलग ही करें, तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, अब स्वर ढूंढना शुरू करते हैं। तो देखिए अ ई उ, ये कौन से हो गए? ह्रस्व स्वर। स्वर देखते जाइए, अ ई उ, फिर इसके बाद आया हमारा री और री, ए ओ आई औ। अभी अपन स्वर पढ़ेंगे, स्वर के प्रकार पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि पहले ह्रस्व स्वर आते हैं, फिर दीर्घ स्वर आते हैं, कैसे आते हैं। तो यहां से आए कि क्यों क्रम में, पहले शिव जी की डमरू से ही कैसे पहले कम ध्वनि वाले निकले, फिर बड़ी ध्वनि को बढ़ा दिया गया, तो फिर ये दोनों निकले, दीर्घ स्वर निकले। फिर इसके बाद ह वरट आया, ह से लेके अब शुरू हुए हैं व्यंजन। तो हमारे कहां से, अच्छा अब इसको हम थोड़ा यहां से पता है तो देखिए और जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो 5 से लेके 14वें तक है सारे हमारे व्यंजन, और व्यंजन हमारा क से शुरू होता है। कचट तब अगर पहला, देखिए पहले ध्वनि में पहले पहले अक्षर निकले, कैसे? पहले क पहला अक्षर है क वर्ग का, प पहला अक्षर है, च पहला अक्षर है, ट पहला अक्षर है, और त पहला अक्षर है। ये पहले अक्षर हो गए हमारे व्यंजन के। फिर दूसरे में चलते हैं, दूसरे अक्षर पर। तो दूसरा अक्षर कौन सा होता है? का के बाद आता है ख, ठीक है। फिर च के बाद आता है छ, ठीक है, दूसरा अक्षर। फिर ट के बाद आता है ठ, ता के बाद आता है थ, और पा के बाद आता है फा, यानी ये हो गया हमारा दूसरा अक्षर। फिर इसके बाद जब गड द, यहां तक देखेंगे तीसरा अक्षर, हर वर्ग का फिर तीसरा अक्षर। फिर झ भय घट ध में धश, यहां इतने सूत्र में हमारा चौथा अक्षर, हर वर्ण का चौथा अक्षर। फिर इसके बाद हर वर्ण का 5वां अक्षर, ठीक है। फिर इसके बाद ये तीनों श और ह, ठीक है, श श स ह और य र ल व, य र ल और व, ये हमारे हो गए आपके सारे व्यंजन यहां तक। तो कहां से निकली है वर्णों की उत्पत्ति, कहां से हुई है? हमारे माहेश्वर सूत्रों से हुई है, ये हमें पता होना चाहिए। और संस्कृत की उत्पत्ति हुई है तो फिर हिंदी के, तो फिर संस्कृत से आए ही है, हिंदी के तो अलग से कहीं आए नहीं है। संस्कृत हमारी भाषा पहले पाली के रूप में परिवर्तित हुई, फिर प्राकृत में परिवर्तित हुई, फिर अपभ्रंश हिंदी बनी, और अपभ्रंश से फिर हमारे सामने ये हिंदी का जो मूल स्वरूप है 1-2 हज़ार साल पहले का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ से फिर हमारी हिंदी हमारे बोलचाल में प्रयोग होने लगी। हमारी संस्कृत का ही विशुद्ध रूप परिवर्तित होते होते हिंदी में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे वर्ण। अब यहाँ पे स्वर और व्यंजन अब जब सबकी समझ में आ गए हैं तो अब हम बता देते हैं स्वरों को टुकड़े करके। तो पहले अब हम किनको समझ लेंगे? स्वरों को समझ लेंगे। तो जो वर्ण निकल के आए हैं उनको किस में तोड़ा गया था? तोड़ा गया था 2 विभागों में। कौन से 2 विभागों में? स्वर और व्यंजन में। तो पहला विभाग था हमारा स्वर, पहला भाग स्वर है। अब स्वर को भी देखेंगे कि स्वर कितने भागों में टूटा है। 2 भागों में टूटा है, मूलतः 2 भागों में टूटा है। कैसे? अब पढ़ते हैं। स्वर होते क्या हैं? जिनका उच्चारण जब हम करें तो किसी दूसरे वर्ण की ध्वनि की हमें आवश्यकता नहीं पड़े, किसी की सहायता ही नहीं लेनी पड़े और हम अपना स्वर बोल दिया जाए। जैसे कहा अ, अब आ को जब हमने बोला तो आ को बोलने में हमें किसी प्रकार की कोई दूसरी ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। सुन के देखिए, कोशिश कीजिए, मन में ई बोलिए, ई के अलावा कोई ध्वनि आपकी दूसरी आ रही है क्या? नहीं आ रही है। अब आप कहेंगे ऐसे तो किसी में भी नहीं आती है, तो अब हम आपको कह देते हैं की। अब की जब आपने बोला तो बताइए इसमें को क्या क्या आवाज आई? एक तो का की भी ध्वनि आई और ई की भी ध्वनि आई, यानी यहां पर स्वर मिला के ही व्यंजन बोला गया। अब आप कहेंगे ठीक है, ये तो मात्रा अकेली लगाई गई इसलिए की बोल दिया गया। क को तो हम बोल सकते हैं, का को बोलेंगे तो का तो अपनी ध्वनि लेके चलेगा, लेकिन उच्चारण करने की कोशिश कीजिए उच्चारण क का, तो होगा क, और क जैसे ही बोलोगे अ उसमें अपने आप ही स्वतः निकल के आ जाएगा। यानी कि व्यंजन जो क ख ग घ ङ, क से लेके जितने सारे व्यंजन हमारे बनते हैं वो सभी क्या होते हैं? बिना स्वर की सहायता के उनको बोला नहीं जा सकता है। लेकिन स्वर ऐसे होते हैं अपनी ध्वनि स्वयं के पास स्वतंत्र होती है, इनको बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अ स्वतंत्र बोल दिया गया, आ ई सबकी अपनी अपनी ध्वनि निकल रही है, अलग निकल रही है, किसी की जैसी समान नहीं है। ए आए ऊ औ सबकी ध्वनि अलग अलग, किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ी तो वो स्वर हो गए, ठीक है। अच्छा, कहते हैं जैसे अ आ ई उ री री,
री, री में एक और दीर्घ मात्रा बना लीजिएगा, क्योंकि री हमारे री और री दोनों होते हैं, ह्रस्व दीर्घ दोनों होते हैं। फिर री, फिर ए, आई, ओ, औ, ठीक है। इस प्रकार से ये स्वर कहलाते हैं। स्वरों को किन भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटते हैं। किन में बांटते हैं? बोलने के आधार पर। कैसे बांटा गया? कैसे? क्या 2 भाई थे जो अलग अलग टुकड़े कर दिए, कह दिया कि आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो? नहीं, इनको भी किसके आधार पर बांटा गया? बोलने के, उच्चारण के हिसाब से बांटा गया। जिनको बोलने में कम समय लगा उनको ह्रस्व स्वर कह दिया गया, जिनको बोलने में अधिक समय लगा उनको दीर्घ स्वर कह दिया गया। अच्छा, अब इसी जो ध्वनि को कहते हैं ना कि कम ध्वनि लगी, कम समय लगा, ज्यादा समय लगा, उसी को समय ना कह के हम मात्रा कह देते हैं। कि जहां पर कम समय लगा कहेंगे उसको 1 मात्रा का समय लगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? 1 मात्रा का समय। जिसमें ज्यादा समय लगा उसको कहते हैं 2 मात्रा का समय लगा, ठीक है। ये एक नियम होते हैं, इसलिए हमने आपको बताया, क्योंकि कहीं पे आपको पढ़ने में आएगा कि 1 मात्रा का समय लगता है वो स्वर होते हैं। जिनमें बोलने में हमारे 2 मात्रा का स्वर लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ में इस तरह से परिवर्तन कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। तो मात्रा का अर्थ होता है जो उस वर्ण को बोले जाने में लगने वाला समय, वो मात्रा होती है, ठीक है। कम है तो 1 मात्रा, 2 ज्यादा है, बोलने में समय लग रहा है तो उसको 2 मात्रा कह देंगे। तो उसी ध्वनि के आधार पर स्वर पूरे होते कितने हैं? 13। उनको 2 भागों में बांट दिया। किन किन में? 5 ह्रस्व स्वर के हिसाब से हो गए और 5 8 के हो गए, क्योंकि इन स्वरों को बोलने में 1 मात्रा का समय लगेगा, अर्थात कम समय लगेगा। जैसे अ, ई, उ, री और री। अब इसी के बाद इनमें आए तो कहें आ। अब देखिए आ को बोलने में अधिक समय लगा, अर्थात इसमें 2 मात्राएं लगी, मतलब 2 मात्रा का समय लगा, यानी एक थोड़ा ज्यादा समय, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर कहें ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनको अ, ई, उ, री, ली इस तरह से नहीं बोला गया, इनको बोलने में अधिक समय लगा। तो हमने ये स्वरों का वर्गीकरण किया कि स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं? इनकी आवश्यकता क्या पड़ने वाली है? क्योंकि इस वर्ण के बाद में हम आपको संधि सिखाएंगे। जब संधि सिखाएंगे तब ये स्वर व्यंजन सब प्रयोग में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इन चीजों का ज्ञान तो होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर 13 हो गए, ह्रस्व और दीर्घ इस प्रकार से विभाजित है 5 और 8 में। अच्छा, इनको थोड़ा विस्तार से समझा दें। ह्रस्व दीर्घ समझाने के बाद हम इसके 2 प्रकार आपको और बता देते हैं। जैसे कि ह्रस्व तो हमारे 5 है ही, कौन से? अ, ई, उ, री, री, 5। लेकिन इन दीर्घ वालों को के भी थोड़े टुकड़े कर दिए और उसका वर्गीकरण कर दिया गया। तो दीर्घ में जो मूल दीर्घ निकले वो कौन से निकले? अ को बड़ा कर दिया गया तो हो गया आ, ई को बड़ी कर दी गई हो गई ई, उ को बड़ा कर दिया गया उ, री को बड़ा कर दिया गया री। अब कहेंगे री का नहीं होता है दीर्घ, बोले नहीं, री अपने मूल रूप में ही रहती है। फिर कहते हैं अब तो फिर ए, आई, ओ, औ भी तो हमने दीर्घ में ही पढ़ा था अभी, जबकि हमने लास्ट अपनी स्लाइड में देखा था यहाँ पे ए, आई, ओ, औ को भी हमने दीर्घ में पढ़ा था। ये दीर्घ में भी एक हमने अलग प्रकार कर दिया कि ए, आई, ओ, औ ये संयुक्त हमारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। दीर्घ तो होते ही हैं लेकिन साथ साथ में इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब उसका भी अभी हम कारण आपको बताएंगे कि अ और ए, आ और ई, जब ये ध्वनियां साथ में टकराई, ये अ और ई की ध्वनि साथ में टकराई तो इसके संयोग से ए निकला। उसी में जब हमारी क्या हुई? मात्रा की बढ़ोतरी हुई। अब आपको थोड़ा सा समझा देंगे जिससे कि संयुक्त स्वर आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? हमने जब आपको बताया कि ह्रस्व दीर्घ हो गए, अब इसमें भी हमने थोड़ा वर्गीकरण उसका और कर दिया कि ए, आई, ओ, औ संयुक्त में आते हैं। दीर्घ तो होते ही हैं लेकिन साथ में उनको एक और अगर उनका सही वर्गीकरण देखा जाए तो वो संयुक्त में आते हैं। इसके बाद प्लुत होते हैं। प्लुतों को हम, प्लुत जो आपके वर्ण हैं उनको बाद में बताएंगे। तो संयुक्त उनको क्यों कहा गया उसका कारण बता देते हैं। ये ए, आई, ओ, औ जो निकले हैं वो कहां से निकले हैं? वो अ और ई के मेल से निकले हैं। किससे निकले हैं? अ और ई।
अ और ई के द्वारकों का जब संयोग किया गया तब हमारे पास नई ध्वनि ए निकली, और फिर ये जो नई ध्वनि ए निकली इसका भी जब ए से संयोग अ से संयोग किया गया तब ऐ निकला। तो ए और ऐ दो स्वरों के संयोग से निकले हैं, दो स्वरों के संयोग से निकली हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब कहेंगे ओ औ कैसे निकला है, तो अ का उ से मेल, अ हमारा जो मूल स्वर है ना, मूल स्वर कौन से हैं, मतलब मेन यही वाले स्वर हैं, इन्हीं से फिर बढ़ बढ़ के आगे ये सारे हमारे परिवर्तित होके मिले हैं। अ और उ को मिलाया गया तब ओ की ध्वनि निकली, और फिर वही ओ की ध्वनि जब आके ओ से मिली तो वहां पर हमारी औ बन गया। वही जो ओ की ध्वनि जो निकली थी वो आ से बनी, तब ये औ हमारा बना, ओ औ। ठीक है, तो क्यों संयुक्त कहा गया, क्योंकि संयोग हुआ, यहाँ पे दो स्वरों का संयोग हुआ और एक नया ये गुण निकला। अच्छा, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं और गुण स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये नया गुण निकला है ना, एक नया गुण उत्पन्न हुआ, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, गुण स्वर भी कहते हैं। भाई ये चीजें हम क्यों बता रहे हैं आपको, इसलिए क्योंकि जो हमारी संधि जब हम पढ़ेंगे तब उनमें इनका प्रयोग होगा। और जब क्या होता है कि हम कई जगह ये चीजें पढ़ते हैं तो कहीं इसको संयुक्त ना कह के कहीं इनको गुण स्वर भी कहने लगते हैं, ए और ओ को, आई औ को नहीं, किस किस को, ए को और ओ को गुण स्वर की कैटेगरी में रख दिया जाता है। क्यों गुण स्वर की में रख दिया जाता है, क्योंकि ये अ और उ के नए गुण से उत्पन्न हुए हैं। अ और उ जो दो मूल स्वर थे आपस में मिले, नया गुण उत्पन्न हुआ, उसको ओ कह दिया गया। अ और ई दोनों क्या हुआ, साथ में जुड़े, नया गुण निकला, इसीलिए ए को ये क्या कह देते हैं, गुण स्वर कह देते हैं। ठीक है, फिर कहेंगे जब वो नया गुण अ से मिला था तब एक मात्रा की वृद्धि हो गई, इसमें ए में एक मात्रा की वृद्धि हो गई, तो इनको फिर गुण स्वर ना कह के इनको वृद्धि स्वर भी कहा जाता है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये संधि में आपके काम में आएंगे। इनको वृद्धि स्वर भी कह दिया जाता है, औ को भी वृद्धि स्वर कह दिया जाता है। इसमें हमने और अंदर के अंदर जाके आपको बता दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। और आप कहेंगे ये वाले कहाँ से आए थे दीर्घ, ये वाले भी इन्हीं से आए थे, तो इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है और इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेस है, आधार है, ये सभी पूरे स्वरों के आधार यही है। क्योंकि भाई ये जो अ आया ये तो एक छोटा आ था, जब इसी में ही एक मात्रा बढ़ाई गई तभी तो ये दीर्घ बना, बड़ा हो गया। ई में भी एक मात्रा बढ़ी तभी तो ये ई बनी। उ में भी एक मात्रा बढ़ी, जब इसमें मात्रा बढ़ा दी गई, पहले अ बोल रहे थे उसमें एक मात्रा बढ़ा के उसको देर तक बोल दिया आ, तो है तो इसी का बड़ा भाई, ये छोटा भाई तो इसी का बड़ा भाई। यानी पहले 2 साल का था, 2 साल बाद वो 4 साल का हो गया, तो रहा तो आ ही। ये भी ई थी, लेकिन 3 साल बाद ये कैसी हो गई, 6 साल की, पहले 3 की थी, फिर 3 साल और बढ़ के 6 साल की हो गई, है तो ई ही, दीर्घ रूप है। अभी आप 10 साल के हो, अब 5 साल बाद 15 के हो जाओगे, तो ऐसा है कि आप बदल जाओगे, नहीं बदलोगे ना, केवल आपका रूप बदलेगा। तो ऐसे ही हुआ, ये ह्रस्व से मूल स्वर दीर्घ में बड़े हो गए, जब इनको बोलने में इनकी ध्वनि हमने बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे स्वर निकले। फिर इन्हीं में आपस में क्या हुआ, संयोग हुआ, आपस में मेल जोल हो गया। मेल जोल होने से ही नया गुण निकला। आ ने पहले ई से मित्रता की तो एक नया गुण ए निकला, फिर आ ने ऊ से मित्रता की तो हमारा ओ नया गुण मिल गया। फिर इसने कहा कि आ ने कहा हमारे पास जो 2 नए गुण निकले हैं इनसे भी अपना मेल जोल किया जाए, तो आ ने जब ए से मेल किया तब आई निकला। फिर आ ने सोचा ओ एक जो नया गुण निकला था इससे भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए, तो औ निकला उसमें से। तो सारे स्वर कहाँ से निकले हैं, इन्हीं ह्रस्व स्वरों से निकले हैं, इसीलिए इनको मूल स्वर भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई। पहले हमने वर्गीकरण आपको वो बताया कि जो सामान्य आप वर्गीकरण जहां पे हर जगह पढ़ते हैं कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होते हैं और दीर्घ होते हैं, इनको उच्चारण के हिसाब से बता दिया गया। लेकिन अब वो
उच्चारण तो हुआ, लेकिन कहां से क्या परिवर्तन हुआ उसका वर्गीकरण हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि मूल तो हमारे ह्रस्व स्वर निकले थे, उन्हीं में हमने जब मात्रा बढ़ा दी तो दीर्घ बने, उन्हीं का जब आपस में मेल जोल हुआ तब हमारे पास संयुक्त वर्ण निकले। अब आते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये जो निशान बना हुआ है 3, इसको हिंदी में 3 कहा जाता है। हिंदी की संख्या आप पढ़ेंगे तो 1 हमारा होता है 2 को कैसे लिखते हैं? ये 2, 1 और 2, और ये होता है हमारा 3। अच्छा, 3 जहां लगा है यानी आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अब कहेंगे इनको बोलने में ना 1 मात्रा लगाई जा रही है ना 2 मात्रा, इनको बोलने में इन सबसे अधिक समय लगाया जाए। तो ये जो 3 नंबर लिखा हुआ है ये मात्रा को दर्शा रहा है कि इन वर्णों को आपको और अधिक देर तक बोलना है। तो ये जो कहते हैं ये जो चिन्ह होता है ये किसको दर्शाता है? ये चिन्ह जिनके साथ में लग जाता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। अच्छा, अब इनका प्रयोग नहीं होता है, वैदिक मंत्रों में इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो वेदों में जो मंत्र बने थे, तो आपने देखा होगा ना कि जब मंत्र बोलते हैं तो कभी कभी किसी एक अक्षर को वो देर तक बोलते हैं, स्वाहा। अब जो वो बोल रहे हैं तो अपने मन से एक ध्वनि बना के नहीं बोल रहे हैं कि अपने हिसाब से वो उन्हें गाने का अच्छा लग रहा है, गाना अच्छा गा के बोलना अच्छा लग रहा है, नहीं। ये जहाँ पे ये एक लिख दिए जाते हैं जिन मंत्रों के साथ में, उस अक्षर को देर तक बोला जाता है। इसलिए ये हमारी जो प्लुत स्वर है अब मंत्रों में प्रयोग होते थे, वैदिक मंत्रों में प्रयोग होते थे। अब हमारी जो लौकिक चल रही है संस्कृत, इसमें इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो स्वर अब समझ में आ गए। स्वर क्या हुए? ऐसे अक्षर जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली गई, वो स्वर होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने पहले सामान्य वर्गीकरण किया जिसमें बताया ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन फिर उसको और हमने डिटेल में इसलिए बताया कि जो मूल स्वर जो होते हैं उनसे ये दीर्घ, संयुक्त और प्लुत कहाँ से निकले हैं। प्लुत को हटा दें तो संयुक्त और दीर्घ ये कहाँ से निकले हैं? तो मूल स्वरों से ही इन दोनों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हमने ये वर्गीकरण आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, उच्चारण में भी बता दिया कि इनकी संख्या ये 4 है। इनके उच्चारण स्थान में 2 मात्राओं का समय लगता है। इनकी संख्या भी 4 है। कौन से? संयुक्त की। इन्हें उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है और इन्हें बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है, जो कि ये 3 शब्द लिखा हुआ है ये बता रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो वर्ण में अब हमने जब स्वर पढ़ लिए तो व्यंजन पढ़ते हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं? अक्षर ही होते हैं, लेकिन जिन वर्णों को हम कहते हैं बिना स्वर के नहीं बोल सकते हैं। लिख तो सकते हैं, लिखने का मना नहीं कर रहे हैं, जैसे क लिखना है तो आधा का अपन लिख सकते हैं बिना स्वर का, लेकिन इन्हें हम बिना स्वर की सहायता के बोल नहीं सकते हैं। तो बोलिए क। अब का को ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए अकेला कि उसमें से आ की ध्वनि अंदर से ना निकले। क कितना भी बोलोगे अ तो अपने आप ही आ जाएगा। तो क से लेके ह तक के जितने भी हमारे वर्ण होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। उन वर्णों को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। तो क, अब जैसे हमने कहा क, उसमें 2 वर्ण है क और अ। क इसमें व्यंजन है और अ उसमें स्वर है। स्वर की सहायता से ही उनको बोला गया। उस अक्षर को, इस क वर्ण को अ की सहायता से ही बोला गया, इसीलिए जिसके लिए सहायता की जरूरत पड़े वो हमारे व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कितने होते हैं? क से लेके ह तक के कितने व्यंजन होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 33। अब आप कहोगे क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ह श श स ह य र ल व श श स ह। हाँ तक खत्म हो गया। अब आप कहेंगे नहीं मैम आप गलती कर रहे हो, 3 रह गए हैं अक्षर। क्षत्रज्ञ, तो वो जो 3 हैं वो हमारे मूल व्यंजन ना होके संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त। अब जैसे कि संयुक्त स्वर हमने बताया है, ऐसे ही संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी युक्त, किसके साथ से युक्त। अब किन किन का साथ हो, किन से युक्त हो, तब यानी
कौन कौन उसमें चीजें जुड़ रही हो, तो कहेंगे श में, छ जो हमारे सामने क्षत्रिय का होता है वो किससे मिलकर बनता है, क और श से। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, जैसे क्षत्रज्ञ तो ठीक है, हमने ये 3 पढ़ लिए, हमारी वर्णमाला में हमने हिंदी में पढ़े हैं क्षत्रज्ञ। इसके बाद और भी हमारे सामने संयुक्त व्यंजन आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मूलतः आते हैं, विशेष रूप से मुख्यतः आते हैं। तो कौन कौन से, पहले छ देखते हैं, छ किससे बनता है हमारा, क और श से। त्र, त, र, तो इसके अंदर कौन सी ध्वनि निकली, 2, यानी त और र के मिलने से त्र बना। ज्ञ, ज्ञ को ज्ञ भी पढ़ा जाता था क्योंकि इसकी ध्वनि जो है ज और य से मिलकर बनी है, तो ये हो गया हमारा ज्ञ। फिर कहते हैं श्र, श्र करते ना, श्रमिक, श्र, श्रोता, श्रमिक, श्र किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है हमारा श और र से, शीटी वाले श और र से मिलकर बना है श्र। फिर कहते हैं द्य, अब जो विद्यालय में पढ़ते हैं हम, विद्या शब्द में जो ये द्या होता है, इसको बच्चे धा समझ लेते हैं, धा नहीं होता है, ये द्य होता है जो द और या से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये जो द्य आपको बहुत जगह मिल गया, वैद्य, विद्या, विद्यालय, इन सभी में द्य का अर्थ क्या, किससे मिलकर बनता है, वो द और या से। ध, युद्ध, क्रोध, कहते हैं क्रुद्ध होकर बोला, युद्ध में ऐसा किया, तो ये द और ध, ये आधे द में धा मिल जाता है। अच्छा, इसको बच्चे समझते क्या है, इसको ये समझते हैं कि दा पूरा है और धा आधा है, जबकि ऐसा नहीं है। दा तो हमारा आधा ही है, लेकिन ये जो धा है ये अपने डंडे से इसको पूरा कर लेता है। तो द्य जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, पहले आधे दा आता है, फिर उसके बाद में उसमें धा लगाया जाता है, और जब इसमें फिर बाद में आ जुड़ता है तब ये जाके पूरा हमारे सामने ध आता है। अगर आ नहीं होगा तो ये जो ध है वो भी आधा ही लटका रहेगा, ऐसा इसके सामने हलंत का चिन्ह लगा रहेगा। प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में देखो हमने बोला ना कि ज्यादातर प्रयोग होता है किससे बनता है, प और र से। इक्त, तो क और ता से इक्त बनता है हमारा, आधा क और ता से। तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन का मतलब कैसा कि व्यंजन तो हो, मूल व्यंजन में भी 2 मूल व्यंजन मिलकर जो नए व्यंजन बनाते हैं उनको हम क्या देते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे क्षत्रज्ञ तो मूल होते ही हैं, आ ही जाते हैं, अपनी वर्णमाला में सबसे अधिक हम पढ़ते हैं। साथ में श्र भी आता है, द्या भी आता है, ध आता है, द और ध, प्र, इक्त, ये इस प्रकार के हमारे व्यंजन हो जाते हैं। तो व्यंजन का हम वर्गीकरण भी देखे लेते हैं कि वर्ग वाले व्यंजन कितने हैं। 33 व्यंजनों को अगर हम तोड़ें तो कौन कौन से हैं, कहेंगे पहले वर्गीय हम व्यंजनों को देख लेते हैं। अवर्गीय कैसे, यानी इनकी अपनी, वर्ग का मतलब मान लीजिए फैमिली, इनका अपना अपना परिवार है। जैसे का फैमिली कहेंगे, का वर्ग अपने आप में 5 अक्षरों को लेके चलता है। किनको लेके चलता है, का को, क, ख, ग, घ, इंगा, सबकी ध्वनि एक ही जगह से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। ये तो इनका उच्चारण स्थान अलग हो गया, यानी ये वर्ग का पहली फैमिली हो गई। फिर इसके बाद कहे च, छ, ज, झ, य, ये दूसरा परिवार हो गया। इन सभी की ध्वनि तालु से निकली। फिर कहते हैं ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये ढ है हमारा। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया ट, ठीक है, ये हो गया हमारा ठ, और ये हो गया ढ, और ये हो गया अण। ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखेंगे तो ता की ध्वनि पूरी हमारी मूर्धा से निकलती है, ये हमारी अलग फैमिली हो गए। ता, थ, द, ध, न, इन सब की दांत से टकराकर जीभ हमारी जब दांत से टकराती है तब ये ध्वनि निकलती है, इनका परिवार अलग हो गया। प, फ, ब, भ, म, इनका परिवार अलग हो गया। तो ये अलग अलग 5 वर्गों में बट गए कि नहीं बट गए, बट गए हैं, इसीलिए इनको वर्ग में बटे हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने हो गए, 25 हो गए। अब कहते हैं अवर्गीय व्यंजन। बिना वर्ग के व्यंजन कौन से होते हैं, जो मां के बाद शुरू हो जाते हैं, यर, लव और श, स, स, ह। इनको भी अंतस्थ यर, लव, इनकी ध्वनि अंदर से निकलती है। और ऊष्मा के साथ में जो, यानी ऊष्मा का अर्थ होता है गर्माहट, गर्माहट के साथ में जिनकी ध्वनि निकलती है वो ये होते हैं। मतलब वैसे हमने व्यंजनों को 2 भागों में तोड़ा,
किस किस में टूटे? वर्गीय में और अवर्गीय में। और अवर्गीय भी दो तरह से टूट गए, कौन कौन से? अंतस्थ और ऊष्माण। ऊष्माण, ठीक है, ऊष्मा के साथ श श स सब में ऊष्मा निकलती है, और ये अंतस्थ, अंदर से ध्वनि निकल रही है, य र ल व, ठीक है। तो ये हमारे हो गए व्यंजन, समझ गए? व्यंजन भी कैसे हुए? दो भागों में, वर्गीय और अवर्गीय। अवर्गीय दो भागों में हो गए, मतलब बिना वर्ग के हैं, इनका कोई अपनी फैमिली नहीं है। ऐसा नहीं है कि या का उच्चारण स्थान एक ही हो, रा का अलग हो, वा का अलग हो, सबके अलग अलग मिलेंगे। अच्छा, ये जो वर्ग बनते हैं वो भी कैसे बनते हैं? क्यों? आप ये देखिए कि का वर्ग को ही सबसे पहले क्यों रखा गया? कभी भी सोचा आपने? जब भाई हमारी जो वर्णमाला ये बन रही है इसमें, तो बताइए का की फैमिली को सबसे ऊपर क्यों रखा गया? क्यों भाई, क्या उनने कुछ पैसे वैसे दे रखे हैं क्या? दे रखे हैं क्या, जिससे कि कह दिया कि नहीं हमें पहले नंबर पे रखना? ऐसा हुआ क्या? चा को दूसरे नंबर पे क्यों रख दिया? और क्या भाई हमारा पा बेचारा सबसे गरीब था इसीलिए उसको सबसे अंत में रख दिया गया? ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हुआ, इनको बोलने की जो ध्वनि निकली है उसके हिसाब से निकला गया। तो अभी हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम आपको ये उच्चारण स्थान समझाएंगे। जैसे ये हमारा मुख हुआ, ठीक है, तो मुख में अब ये जो अपने आगे हम सिखाएंगे आपको ये, तो जहां ये पहली ध्वनि हमारा होता है कंठ, क्या होता है? कंठ। फिर इसके बाद आता है हमारा तालु, फिर इसके बाद आता है मूर्धा, मूर्धा के बाद हमारे आते हैं दांत, ये दांत हमारे होते हैं तो इनको दंत कहते हैं, और दंत के बाद ये होते हैं हमारे ओठ, जिसको ओष्ठ कहते हैं। तो देखना, का की ध्वनि पूरी कंठ से निकलती है, क ख ग घ, यानी वायु हमारे अंदर से निकली और वो कंठ में टकराई, तो ये का वर्ग पहले निकला, इसीलिए इसको पहले नंबर पे निकला। फिर इसके बाद चले तालु पे, तालु से हमारी ध्वनि टकराई, तब चा छा जा झा, यानी अगर जो वायु के निकलने का स्थान है तो पहला स्थान कहाँ टकराया? कंठ से, तो इसीलिए का वर्ग को पहले रख दिया गया। दूसरे स्थान पे तालु से टकराई, इसीलिए चा छा जा झा को फिर रख दिया गया। फिर मूर्धा, अब मूर्धा क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं समझ में आ रहा कि मुंह में मूर्धा क्या होता है, तो दांत के पीछे थोड़ा अपनी जीभ को टच करके देखिए, टच करके देखिए, जो उठा हुआ सा स्थान लग रहा है वो मूर्धा है, और उसके पीछे जो गहरा सा स्थान है वो हमारा तालु है। क्या है वो? तालु है। मूर्धा उठा हुआ स्थान हो गया। इसके बाद दांत आते हैं और उसके बाद ओष्ठ आते हैं। तो च छ ज झ कहाँ टकरा रही है? तालु पे। टा ठा डा ढा मूर्धा में टकरा रही है जीभ। ता था दा धा दांत से टकरा रही है जीभ। इसके बाद कहें पाफा बाभा ओठ से टकरा रही है। तो भाई निकलते निकलते अंतिम जो हमारा मुख का भाग रह गया था वो ओष्ठ रह गया था, इसीलिए पा वर्ग का हमें अंतिम नंबर पे आए। ऐसे ये वर्ग के हमारे उच्चारण स्थान के हिसाब से इनको इस क्रम में रखा गया। कि नहीं, आपको कभी ऐसा मन में नहीं आया कि क्यों ता को हमने ताथा दाधा से शुरू कर लेते, पाफा बाभा से शुरू कर लेते, क्यों ऐसा नहीं किया? तो ये क्यों वर्ग को का को पहले रखा गया, दूसरे नंबर पे चा को, फिर तीसरे को, फिर ता को, फिर पा को, वो इस कारण से रखे गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम अयोगवाह को और बता देते हैं। स्वर बता दिया, व्यंजन बता दिया। स्वर या व्यंजन क्या होते हैं? वर्ग जो हमारे अक्षर होते हैं उनके मूल भाग होते हैं। और तीसरा भाग हमने कहा था अयोगवाह होता है, क्योंकि अब आप देखिए हमने आ से लेके औ तक बता दिए, का से लेके ज्ञा तक के सब बता दिए, श्रा भी बता दिया, द्या प्र सब बता दिया। अब बच्चे क्या कहेंगे? अंग आहा, ये दोनों चीजें बची थी, ये तो मैम भूल ही गए। भूले नहीं थे, हमने क्या कहा था, इसको हम अंत में बताएंगे। वर्णों का एक और जो प्रकार होता है वो अयोगवाह होता है। अयोगवाह ये ना ही स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इसीलिए स्वर व्यंजन पहले बताने के बाद फिर हम आए यहाँ पे अयोगवाह पे। इन्हें केवल चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। ये दो होते हैं, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग, यानी ये जो और अह, और इन्हें प्रदर्शित किससे किया जाता है? हमारे चिन्हों से। इसको बिंदी से, इसकी दो बिंदी जो भी किसी भी वर्ण के पीछे लग जाती हैं, और आह। अनुस्वार बिंदी, ऊपर वाली बिंदी को अनुस्वार, पीछे वाली दो बिंदियों को विसर्ग। ठीक है, ये हमारे हो गए भाई अयोगवाह। तो इस हिसाब से हमने आपको जितने भी हमारे कैसे होते हैं वर्ण होते हैं, उनके प्रकार होते हैं, कैसे वर्ग बनते हैं, इन सब चीजों को हमने इसमें आपको बता दिया। जैसे देखा ह में अंग की बिंदी लगी तो कहा हन सह विसर्ग, रा मह
तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पता होना चाहिए कि अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। इनको अलग क्यों रखा गया, क्यों स्वर में और व्यंजन में, क्योंकि ना ही ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा, हमने वर्ण विचार को आपको पूरा समझा दिया। और वर्ण विचार का ये हमारा एक पहला पार्ट हो गया है। दूसरे पार्ट में हम आपको वर्णों के उच्चारण स्थान समझाएंगे। ये जब अभी जो उच्चारण स्थान बताए थे, ये तो केवल वर्ग के हमने बता दिए थे कि क, च, ट, तप, ये जो वर्ग हमारे निकले हैं 5 वर्ग व्यंजनों के, उनको हमने बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और जो हमारे जो स्वर हैं वो भी वहीं से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, उनको अब हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बने रहना आप नेक्स्ट वीडियो तक। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर भी। आप गूगल टैब पे जाएंगे, लिखेंगे magnetbrains.com, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ क्लासेस दिखने लगेंगे। अब आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसी के वीडियो, उसी की सामने लिस्ट आ जाएगी सब्जेक्ट्स की। अब आपने क्लास 8th को किया तो 8th क्लास की आ जाएगी, आप 7th क्लास को करेंगे तो 7th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब क्लास 8th की जिस प्रकार से ये संस्कृत का आ गया है आपके सामने चैप्टर की लिस्ट, ऐसे ही आपकी 7th क्लास की भी ऐड हो जाएगी। और अब जो व्याकरण शुरू हो रही है तो आपको 7th क्लास में अलग से पेज भी मिल जाएगा कि व्याकरण के अलग वीडियोस बनते जाएंगे, उसमें ऐड होते जाएंगे। जिस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, जिस चैप्टर को, जैसे पहला चैप्टर खोला उसका पहला पार्ट 1 खोला तो आपके सामने अनुवाद का वीडियो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट में भी जा सकते हैं। भाई ढूंढना आसान है और सबसे बड़ी बात ये पता रहता है कि कितनी सारी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक हमने आपकी क्लास में करवा दिए हैं, तो पढ़ाई आसान हो जाती है। इसलिए वेबसाइट का यूज़ कीजिए। जहाँ पे भी अगर यूट्यूब पे ना मिले तो सीधे अपनी वेबसाइट खोल के वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। अगले वीडियो में जरूर मिलिए क्योंकि वो इसी का हमारा दूसरा पार्ट बनने वाला है, जिसमें कि उच्चारण स्थानों को भी हम एक एक डिटेल से आपको बताएंगे कि सारे जो हमारे स्वर और व्यंजन वर्ण निकली हैं किन किन स्थानों से, यानी हमारा जो मुंह है, गला, गले से लेके मुंह तक, कंठ से लेके हमारे ओष्ठ तक, कहाँ कहाँ से इनकी ध्वनियाँ निकली हैं। तो अब हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।